मेरी शादी होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि जिससे मेरी शादी हो रही थी वह मेरी बचपन की मोहब्बत थी। मैं उससे बहुत प्रेम करती थी। हमें भगवान ने दूसरा मौका दिया था। दूसरा मौका सबको नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग बहुत खुश थे। पर अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी। अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि तू दुल्हन है, इसीलिए डर रही है, परेशान हो रही है, ऐसा तो सबके साथ होता है। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। मेरी माँ ने मौसी को कह दिया कि इसको नींबू पानी पिला दो, ऐसी परेशान हो रही है, इससे बातें करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है और मैं जल्द ही दुनिया से जाने वाली हूँ। फिर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैंने अपने होने वाले पति से कहा कि तुम भी साथ चलो। लेकिन जब डॉक्टर के कमरे में गए तो उसने मेरे कुछ टेस्ट किए। उसके बाद उसने कहा कि आपके कुछ और टेस्ट भी करने पड़ेंगे। बात बहुत लंबी होती जा रही थी। मेरा होने वाला पति कहने लगा कि आज तो हमारी शादी है, शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है। तो डॉक्टर ने कहा, आप शुभ मुहूर्त को छोड़ें, मुझे तो इनके साथ कोई और ही मामला लग रहा है। पहले मुझे अच्छी तरह से खोजबीन करने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। शुभ मुहूर्त तो निकल चुका था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने मेरी माँ और मेरे होने वाले पति को भी कमरे से निकाल दिया और जो कुछ मेरे साथ हुआ था वह सिर्फ मुझे बताने की बात की। तो मैं बहुत डर गई। उसके बाद उसने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई और यह सोचने लगी कि मेरे साथ यह सब कुछ किसने किया, और जब तक मेरे साथ यह सब कुछ हो रहा था तो मैं कहाँ थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे शरीर के अंदर से मेरा सब कुछ। मेरा बाबू एक बहुत ही सनकी आदमी था। उसे औरतों पर रोब जमाने का बहुत शौक था। उसने पहले मेरी माँ का जीना हराम किया और उसके बाद मेरी जिंदगी को भी ऐसा बना दिया कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। था तो मेरा अपना बाप ही, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि जब तक यह जिंदा है हमारी जिंदगी ठीक नहीं होगी। और फिर वही हुआ कि मेरे बाबू ने अपनी मर्जी से मेरी शादी करवाई। जिस आदमी से मेरी शादी करवाई वह उनके दोस्त का बेटा नहीं बल्कि उनका दोस्त था और उनकी उम्र का था। बहुत अजीब तरह का इंसान था, शक्ल से भी अजीब और हरकतों से भी। और यहाँ तक कि पहले उसकी एक पत्नी भी थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरी माँ इस बात पर बोलना चाहती थी, लेकिन अभी तक मेरी माँ की घर में कौन सी बात चलती थी जो अब यह बात चल जाती। उन्होंने कहा कि इस आदमी की तो पहले शादी हो चुकी है। तो मेरे बाबू ने कहा कि वह कौन सी जिंदा है, मर गई है, और इतना अमीर आदमी है, हमारी बेटी इसके घर में बहुत खुश रहेगी। बस मेरे बाबू ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी माँ ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तू प्रार्थना कर कि तेरी जिंदगी अच्छी हो या फिर तेरा बाबू जल्द ही इस दुनिया से चला जाए, तो मैं इस आदमी से तुझे तलाक करवा दूंगी। मैंने अपनी माँ से कहा कि क्यों मेरे बाबू को दुनिया से भेजती हो, मेरे पति से मरने की दुआ करो। लेकिन पता नहीं मेरे बाबू ने कब इस दुनिया से जाना था। मेरी जिंदगी तो हराम हो रही थी। यह तो मेरे बाप से भी ज्यादा हुक्म चला रहा था। इसने घर में बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रखी थीं और यह मुझे रोज अजीब तरह की गोलियां भी खिलाता था। जब मैं पूछती थी तो कहता था कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरी बात मानो, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बात मानना तुम्हारा धर्म है, सवाल मत करो। लेकिन आजकल कौन से जमाने रह गए थे ऐसे सर झुकाकर बात मानने। और जब मैं बीमार ही नहीं होती थी तो यह मुझे किस चीज की गोली खिलाता था। फिर एक दिन इस घर में एक औरत आई जो इसी की रिश्तेदार थी और डॉक्टर भी थी। मैंने बातों बातों में उससे पूछ लिया कि मेरा पति मुझे गोली खिलाता है, वह गोली किस चीज की है। उसने कहा कि अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ अपने रिश्तेदार को, मुझे पता है यह ऐसा ही है, लेकिन वह गोली तो तुम दोनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, उसकी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने यह बात बड़े सामान्य तरीके से कही थी, लेकिन यह बात भी तो कोई अच्छी बात नहीं थी। पर चलो, मैं इस बात पर थोड़ी सी रिलैक्स हो गई कि किसी और चीज की गोली तो नहीं है। वैसे इस आदमी के दिमाग में बहुत फालतू बातें भरी हुई थीं, पता नहीं क्या सोचता रहता था। इस घर में मेरी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाता था, आपने सारे मामले ठीक रखता था और मुझे इतनी मुश्किल जिंदगी में डाला हुआ था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती थी। सब लोग समझते थे कि शायद मैं बहुत खुश हूं और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक और बात बहुत अजीब थी,
कि मेरा यह पति, जिसका नाम आशीष था, कभी कभी फोन पर किसी से बात करता था और जब भी उससे बात करता मुझे कमरे से बाहर निकाल देता और अगर मैं पास आकर बैठ जाती तो खुद उठकर बाहर चला जाता। मुझे नहीं पता था कि यह किससे बात करता है। पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई लड़की है, लेकिन लड़की नहीं थी, शायद कोई आदमी था। लेकिन अगर आदमी था तो फिर इस तरह से छिप छिप कर बात करने की क्या जरूरत थी? उसकी बातें बहुत अजीब होती थीं। मैं कहता था कि मैं जिसका चाहूं अपने सामने सर झुका सकता हूं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो वह मेरे सामने बोले। मैं बड़ा पक्का खिलाड़ी हूं। मेरी माँ मुझे समझाती थी और कहती थी कि यह आदमी तुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है, यह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसने तुझसे पहले ही जाना है, तो फिक्र मत कर, ये इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन जब से मेरी उससे शादी हुई थी वह ठीक ही था। बीमार होने के बजाय जवान हो रहा था। खुद कह रहा था कि जवान लड़की से शादी की है तो जवान हो रहा हूं। उसको तो कोई ऐसी बड़ी बीमारी भी नहीं थी। किसी को फोन करके बता रहा था, मैं तो बड़ा खुश हूं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं फिर से जवान हो गया हूं। जब वह इस तरह की बातें करता था तो मुझे उससे और भी ज्यादा गुस्सा आता था। मेरी जिंदगी अजीब हो गई थी। एक तरफ मैं अपने पति के मरने की प्रार्थना करती थी और दूसरी तरफ अपने बाबूजी के मरने की। कब तक जीती? ये तो कोई जिंदगी नहीं थी, ऐसे कौन जीता है? दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं जब तंग आ जाती थी तो अपने घर आ जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी बाबूजी की बातें खत्म नहीं होती थीं। एक दिन बाबूजी किसी यात्रा पर चले गए तो पीछे मैंने सुख का सांस लिया और अपने पति से कह दिया कि माँ की तबीयत खराब है, इसलिए घर नहीं आ सकती। मेरी माँ ने कहा, मुझे क्यों बीमार बना रही है, भगवान सजा देगा, मैं सच में बीमार हो जाऊंगी। मैंने कहा, हो जाओ सारे बीमार, मेरी जिंदगी भी तो ऐसी गुजर रही है। मुझे अब हर बात पर गुस्सा आता था, लेकिन फिर एक दिन राहुल आया, जो मेरे कॉलेज का दोस्त था। उसने मुझे रास्ते में देख लिया। वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे तो लगा कि तुमने शादी कर ली होगी। और मैंने कहा, हाँ, शादी तो कर ली है। उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजने वाला था, तुम शादी करके बैठी हो। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें वह दिन याद नहीं है जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो? मैंने कहा, मुझे सब याद है, लेकिन तुम ही गायब हो गए थे, और अगर तुम होते भी तो मेरी शादी इसी आदमी से होनी थी। मैंने उसको सब कुछ बता दिया और यह भी बता दिया कि मैं बहुत तंग हूँ। अब वह भी मेरे साथ मिल गया और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जब तंग आ जाती थी तो अपने घर आ जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी बाबूजी की बातें खत्म नहीं होती थीं। एक दिन बाबूजी किसी यात्रा पर चले गए तो पीछे मैंने सुख का सांस लिया और अपने पति से कह दिया कि माँ की तबीयत खराब है, इसलिए घर नहीं आ सकती। मेरी माँ ने कहा, मुझे क्यों बीमार बना रही है, भगवान सजा देगा, मैं सच में बीमार हो जाऊंगी। मैंने कहा, हो जाओ सारे बीमार, मेरी जिंदगी भी तो ऐसी गुजर रही है। मुझे अब हर बात पर गुस्सा आता था, लेकिन फिर एक दिन राहुल आया, जो मेरे कॉलेज का दोस्त था। उसने मुझे रास्ते में देख लिया। वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे तो लगा कि तुमने शादी कर ली होगी। और मैंने कहा, हाँ, शादी तो कर ली है। उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजने वाला था, तुम शादी करके बैठी हो। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें वह दिन याद नहीं है जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो? मैंने कहा, मुझे सब याद है, लेकिन तुम ही गायब हो गए थे, और अगर तुम होते भी तो मेरी शादी इसी आदमी से होनी थी। मैंने उसको सब कुछ बता दिया और यह भी बता दिया कि मैं बहुत तंग हूं। अब वह भी मेरे साथ मिल गया और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि इतनी उत्सुकता भी अच्छी नहीं होती है, जो हो रहा है आराम आराम से होने दे, नहीं तो तुझ पर भी कोई आपत्ति आ सकती है। मैंने कहा कि अब इससे बड़ी आपत्ति क्या होगी? शक्ल देखी आपने मेरे पति की, ऐसा लगता है कि मेरा बाप नहीं मेरा दादा है। अब मेरी माँ हंसने लगी और मैंने कहा कि आप हंस रही हो? तो उसने कहा कि तू फिर नहीं कर, मैंने तुझे कहा ना, वह तुझसे पहले ही इस दुनिया से जाएगा। मैंने कहा कि यह तो बच्चों वाली बातें हैं,
कभी कभी जवान लोग पहले मर जाते हैं और बूढ़े लोग जिंदा रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दें। लेकिन मेरे पति को अचानक क्या हुआ है ये मुझे समझ नहीं आया। उसने मुझे कहा कि हम लोग हिमाचल चलते हैं, बहुत अच्छी जगह है, वहां पर 1-2 महीने गुजारेंगे। मैं नहीं जाना चाहती थी, पर मैं इनकार कैसे करती। मेरी माँ ने कहा कि जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा कि हिमाचल जाना तो मेरा सपना था, लेकिन इस बूढ़े के साथ जाने का मेरा कोई शौक नहीं था, और वह मुझे अपने साथ लेकर क्यों गया। इस बात पर मैं अभी तक हैरान हूं कि 2 महीने कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। मुझे कोई भी पूछता कि वहां जाकर क्या किया, कैसे वक्त गुजरा, तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता था। ऐसा लगता था कि मैंने सारा वक्त सोकर गुजार दिया था। मुझे इतनी नींद आती थी कि मैं सुबह 12 बजे उठती थी और 8 बजे फिर सो जाती थी, और बीच में सिर्फ खाना खाती थी और या फिर अपने पति के साथ थोड़ा समय बिता लेती थी। पता नहीं यह कैसा टूर था। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। मैं वापस आ गई। पीछे राहुल मेरे लिए बेचैन हो रहा था क्योंकि वह मुझसे बात करना चाहता था। मैंने भी उसको अपना नंबर दे दिया और कहा कि हाँ, रोज बात किया करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह। और इस तरह बात करने से हमारा प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और हम लोगों ने तय कर लिया कि बाकी की सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। मुझे राहुल ने यह भी कहा कि तुम्हारा पति बहुत अमीर है, उसको किसी तरह इस दुनिया से भेजते हैं तो फिर सारी दौलत भी हमारी हो जाएगी और हमें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने भी कहा कि हाँ, इतना तो करना ही होगा। मैं बुरी इंसान नहीं थी। मेरे भी कुछ सपने थे जिनको मेरे बाबूजी ने कभी पूरा नहीं होने दिया। तो सोचा कि शादी के बाद अपने पति के साथ उन सपनों को पूरा कर लेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे लिए पति भी अपने जैसा ही तलाश किया। तो यह उनकी गलती थी, मेरी नहीं। लेकिन मेरे बाबूजी ने मेरे साथ बुरा किया, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैं राहुल के साथ ही प्लान बना लिया था और अपनी माँ को इस प्लान से कब का निकाल दिया था, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसमें इतना दम होता तो वह यह सब कुछ होने ही नहीं देती। लेकिन उसने तो मुझे बाबूजी के नित्य तक से भी नहीं बचाया, तो अब वह क्या चाहती थी। वह मौका पड़ने पर मेरा साथ नहीं ले सकती थी, क्योंकि वह बाबूजी से बहुत ज्यादा डरती थी। मैं अपने घर में थी जब मेरे बाबूजी ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा, मुझे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, तुम आशीष के साथ ठीक व्यवहार नहीं रखती हो। मुझे पता चला है कि तुम घर पर नहीं बैठती हो, लेकिन यहाँ बैठी रहती हो। देखो, मेरी बात गौर से सुन लो। तुम्हारी माँ अपना घर बनाकर बैठी है और उसने सारी जिंदगी मेरी बात मानी। अगर अब वह तुम्हें यह कहती है कि अपने पति की बात नहीं मानोगी, तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए उसकी बातें नहीं सुना करो। वह एक बेवकूफ औरत है, वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी शादी एक अमीर आदमी से करवाई है और तुम्हें इस बात के लिए मेरा धन्यवाद जरूर करना चाहिए। पैसे से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। तुम्हें पता चलेगा कि एक वक्त आता है जब इंसान को यह बात पता चल जाती है कि पैसा ही सब कुछ है। इसलिए जो फैसला मैंने तुम्हारे लिए किया वह बिल्कुल ठीक किया है और अब तुम इस तरह की हरकत नहीं करो। बाबूजी ने तो मुझे बहुत सारी बातें बता दी। मैं तो उनकी एक बात सुनाने से भी डरती थी। मेरी शिकायत आशीष ने लगाई थी। मैं आजकल अपने घर ज्यादा आती थी। मैं अपने घर इसलिए आती थी कि यहाँ पर मैं राहुल से भी मिल सकती थी और बात भी कर सकती थी, और अपने घर में मुझे डर लग रहा था। जाहिर है, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो फिर आपको इस तरह की बातों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इसलिए मैंने अपने बाबूजी की बातें चुपचाप सुन ली और कह दिया कि ठीक है, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। घर आ गई। आशीष के साथ अब मुझसे एक पल भी नहीं गुजारा जाता था। मुझे उससे बहुत गुस्सा आता था। राहुल से कहा कि कुछ करो, कोई प्लान बनाओ, उसको मेरी जिंदगी से निकालो। उसने कहा कि बुरा आदमी है, इसको कुछ भी हो गया तो लोग यही कहेंगे कि बूढ़ा आदमी है, बीमारी की वजह से इस दुनिया से चला गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें जहर लाकर दे दूंगा, तुम इसको खिला देना और यह दुनिया से चला जाएगा। जहर ऐसा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इसको जहर दिया गया है। आजकल मार्केट में बड़ी नई नई चीजें आ गई हैं, देख लेना, एक पल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे बहुत डर लगता है। उसने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर के सामने जो होटल है वहां पर कमरा ले लेता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। हम लोगों ने मिलकर प्लान बना लिया और अपनी माँ को भी इस बारे में नहीं बताया। मेरी माँ कहती थी कि खुद ही एक दिन मर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन अगर वह 10 साल तक नहीं मरता तो क्या मैं 10 साल तक इंतजार करती रहती? 10 साल ही तो मेरी जिंदगी के खूबसूरत 10 साल थे, क्योंकि इसके बाद तो मैंने वैसे ही बुरा हो जाना था। फिर मेरे अंदर क्या रह जाना था? मैं यह समय राहुल के साथ गुजारना चाहती थी। राहुल को बच्चों का बहुत शौक था। वह जब भी बात करता बहुत आगे पहुंच जाता था। कहता था, हमारे 2 बच्चे होंगे, एक बेटा होगा, एक बेटी होगी, हम अपना घर बनाएंगे। उसे भी बच्चे बहुत पसंद थे और उससे बातें करके मुझे और भी ज्यादा शौक होने लगा था। वैसे ये पति भी बड़े बेवकूफ होते हैं। क्या इनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आती कि अगर अपनी पत्नी को इतना तंग करें और पत्नी इनके खाने में किसी दिन जहर मिला दे तो यह तो एक पल में ही खत्म हो जाएंगे। फिर भी अपनी पत्नियों के साथ पंगा लेते हैं। मेरे लिए भी यह सब करना बहुत आसान था, लेकिन मैं डर रही थी। राहुल ने मुझे अपनी बातों में पूरी तरह से लगा लिया था, या यूं कहें कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जवान था, खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था। मैं उसे बहुत पहले से जानती थी। जब हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे तो मैं हमेशा यही चाहती थी कि किसी तरह मेरी उससे दोस्ती हो जाए, पर उसने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की। एक दिन उसने कहा था कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, और मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी कि उसकी बात का मकसद और यह था कि वह मुझे पसंद करता था और पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छी सी नौकरी करना चाहता था और उसके बाद मेरे घर रिश्ता भेजता। लेकिन इतनी देर में मेरे दुश्मन बाबूजी ने मेरी शादी करवा दी। वैसे देखा जाए तो मेरे साथ कितना बुरा हुआ था। अगर मेरी शादी आशीष से नहीं होती तो आज मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर वही बात कि अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था। पहले ही मैंने आशीष के साथ जो समय बिताया था, मैं उसके लिए भी बहुत पछता रही थी। काश वह वक्त भी किसी तरह वापस आ जाता। राहुल ने मुझे बहुत ही ज्यादा जहरीला जहर लाकर दे दिया और कहा कि बस ये खाने में मिला देना, ये खुद ही इस दुनिया से चला जाएगा। और बस उसके बाद तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी कि मेरा पति मर गया और फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा और बहुत सारा एक्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सोचो, एक दफा यह काम हो गया तो सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा और फिर हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे। मैं सबके सामने आकर कह दूंगा कि मैं इस विधवा से शादी करना चाहता हूँ और फिर तुम मेरी हो जाओगी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वह जो कह रहा था, मैं वैसे ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत डर रही थी। 1 हफ्ते तक मैंने वह जहर अपने पास लेकर घूमती रही और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। राहुल रोज मुझसे पूछता कि आज मिलाया खाने में, और मैं कहती थी नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं आशीष से कहती कि वह मुझे छोड़ दे, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, पर वह मेरे बाबूजी की तरह एक जिद्दी आदमी था। वह मुझे कभी भी अपनी मर्जी से इस रिश्ते से आजाद नहीं करता, इसलिए शायद उसका अंजाम मेरे हाथ में लिखा था, लेकिन मैं ही डर रही थी। फिर एक दिन उसने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मुझ पर हाथ उठाया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में उसके खाने में जहर मिला दिया। सुबह तक वह इस दुनिया में नहीं था और उसकी शक्ल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इसके साथ क्या हुआ है। सही कहा था राहुल ने कि यह जहर बहुत अलग तरह का था। पता ही नहीं चल रहा था कि जहर दिया गया है। जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैंने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे ज्यादा देर तक घर में न रखा जाए। मेरे बाबा भी बहुत परेशान थे। मैं बहुत लोगों से मिल रही थी। लोग कह रहे थे कि बहन, भगवान पर भरोसा रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं राहुल बहुत खुश थे। इसी तरह हमने 2 महीने गुजारे और फिर उसके बाद राहुल ने मेरे घर रिश्ता भेजा। मेरे बाबा को तो हाँ कह देना चाहिए था। हम यह रिश्ते वाला नाटक भी नहीं करते, लेकिन बाबा के सामने यह सब करना था, क्योंकि वह भी बातें कर रहे थे कि पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, लड़का कैसा है। अब मेरी माँ भी बोली और उसने कहा कि वह लड़के को छोड़ो, तुम्हारी बेटी विधवा है और तुम्हें पता है ना इस समाज में विधवा के साथ क्या होता है। उससे कोई भी शादी नहीं करता, उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और यह लड़का तो बिल्कुल कुंवारा है, इसकी तो पहले शादी भी नहीं हुई। अगर फिर भी यह तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है तो तुम्हें देखना सोचने की जरूरत नहीं चाहिए। मेरे बाबूजी ने हाँ कह दी और हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। अब हमसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में और कोई भी खुश नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। मैंने अपनी किस्मत का पासा पलट दिया। अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत नहीं करती तो अभी तक उस सब से निकली नहीं होती और यह सोच रही होती कि वह कब मरेगा, लेकिन वह न मरता और मेरी जिंदगी इसी तरह बर्बाद होती रहती।
और अब मेरी राहुल से शादी होने वाली थी। हमें हमारा प्रेम मिलने वाला था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। हम लोग इतना खुश थे कि बता भी नहीं सकते थे, पर नहीं पता था कि अभी तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। उस तूफान की भनक मुझे तब पड़ी जब मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो? तो मैंने कहा कि जी ठीक हूँ। उसने कहा कि आशीष ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैं उनको क्या बताती कि क्या कुछ किया है। मैंने बस इतना कह दिया कि ठीक हूँ। मेरे बाबूजी आशीष को बहुत अच्छी तरह जानते थे। पता नहीं उन्होंने मुझसे यह सवाल अब क्यों पूछा जब वह दुनिया से चला गया। जब वह जिंदा था तब मुझसे क्यों नहीं पूछा कि क्या वह मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा करता था। मेरी जगह अगर कोई कमजोर लड़की होती तो शायद आत्महत्या कर लेती, लेकिन यह मैं थी और मेरे पीछे राहुल था, जिसकी वजह से मैंने एक ऐसा कदम उठाया कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां भरने वाली थीं। हमारी शादी भी सारे रीति रिवाजों के मुताबिक शुभ मुहूर्त निकाल के रखी गई थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अब कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से हमारी आने वाली जिंदगी पर असर पड़े। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, पर मेरी माँ ने कहा था कि अपने बाबूजी के सामने ज्यादा खुश ना रहना। यही कहना कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी कर रही हूँ। मुझे तो अभी भी आशीष की याद आती है। यह ना हो कि वह आखिर वक्त में कोई काम कर दे, लेकिन अब मेरे बाबा ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। मुझे पता था कि वह भी चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में फिर से कोई आ जाए, क्योंकि उनको भी पता था कि विधवा से किसी ने भी शादी नहीं करनी थी। लेकिन शादी की तैयारियों का असर था या फिर क्या बात थी, मैं बहुत ज्यादा थकी थकी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर पहले जैसी जान नहीं है। मैंने ये बात राहुल को भी बताई थी। उसने कहा कि एक दफा तो मेरी जिंदगी में आ जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। हम घर में काम वाली बाई रख लेंगे और बस तुम मेरे लिए सजना और मेरी जिंदगी को सुंदर बनाना, यही तुम्हारा काम होगा। मैं उसके बारे में सुनती थी तो खुश हो जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे अंदर से बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। शादी वाला दिन आ गया तो सुबह ही मेरी तबीयत खराब थी। मेरी माँ ने कहा, ऐसा होता है, तुम कोई दर्द की गोली खा लो। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन शाम तक जब मैं बिल्कुल तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही थी, तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था तो डर रही है। मैंने कहा कि माँ कैसा डर, मेरी कौन सी पहली शादी है। मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल फट जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि यह डर है और कुछ नहीं, आराम से बैठ जा, कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रही थी कि मैंने क्यों डरना था भला। थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। कभी कोई रिश्तेदार आकर मेरे ऊपर कोई फूल फेंक कर जाता, कभी किसी ने मुझे प्रसाद खिलाया और किसी ने कहा कि कुछ नहीं होता, शायद इसको नजर लग गई है, तो कान के पीछे काला टीका लगा दिया। तो किसी ने मुझे कहा कि माता रानी के आगे सर देख लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राहुल भी कमरे में आ गया। उसने भी मुझे शादी से पहले देख लिया, जबकि शादी से पहले देखना बुरा शगुन होता है। लेकिन अस्पताल तो मुझे उसी ने लेकर जाना था। मैं, मेरी माँ और राहुल, हम लोग अस्पताल चले गए। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे होश भी नहीं था कि क्या हो रहा है। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो उसको भी समझ नहीं आ रही थी। उसने 2-4 टेस्ट करवाए, फिर वह थोड़ी परेशान हो गई। फिर मुझे टेस्ट करवाने लगी। हमारा काफी समय बर्बाद हो गया। मेरे होने वाले पति ने कहा कि हमारा तो शुभ मुहूर्त था, ये तो निकल गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको शुभ मुहूर्त की पड़ी है, अगर लड़की ठीक होगी तो शादी हो जाएगी ना। मेहमानों से कहेंगे थोड़ा इंतजार कर लें। उसके बाद उसने मेरे और भी टेस्ट करवाए। मैं बहुत थक गई थी, मेरा मेकअप भी खराब हो रहा था। आज मेरी शादी थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं यहाँ मरीज बनकर बैठी थी, जबकि अभी तक हमारे फेरे भी नहीं हुए थे। फिर सोचा कि अब तबीयत खराब है तो क्या किया जाए। अपने आप को पूरी तरह से संभालने की कोशिश की, लेकिन संभल नहीं पा रही थी। फिर जब डॉक्टर के हाथ में फाइनल रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मेरे होने वाले पति राहुल ने मेरी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि हमें भी जानना है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको यह बात बताई जाए या नहीं, इसका फैसला लड़की खुद करेगी। मुझे फिलहाल सिर्फ लड़की से ही बात करनी है।
मैं भी डर गई। कैसी भी कौन सी बात है कि मुझे कोई फैसला करना पड़ सकता है। मेरे बाबा कहते थे कि ये जो डॉक्टर होते हैं ये कभी भी अच्छी खबर नहीं सुनाते, इनके पास जाओ तो ये इसी तरह की कोई बात करते हैं। मुझे भी आज लग रहा था कि मुझे कोई अच्छी खबर मिलने वाली नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, देखो मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम इससे पहले कुछ दवाई खाती रही हो? कोई ऐसी दवाई जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो? पहले तो मैंने कह दिया कि नहीं, फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरा पुराना पति मुझे गोली खिलाया करता था। उसे गोली का कोई पन्ना तो मेरे पास नहीं था, लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि बताओ गोली कैसी थी और मैंने उनको बताया तो उसने मुझे तस्वीरें दिखाई और पूछा, क्या कहीं यह गोली तो नहीं थी? मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल यही गोली थी। तो डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने कहा कि तुम पागल हो जो यह गोली खाती थी, तुम्हें पता है किस चीज की गोली है? मैंने कहा कि हाँ, एक डॉक्टर ने कहा था कि यह तो पति पत्नी के लिए अच्छी गोली है। मेरी डॉक्टर ने कहा कि वह डॉक्टर कौन थी? मैंने कहा मेरे पति की रिश्तेदार थी। तो उसने कहा, फिर उसने झूठ ही बोला था, क्योंकि वह उस वक्त डॉक्टर बनकर नहीं, तुम्हारे पति की रिश्तेदार बनकर ही बात कर रही थी। क्योंकि ये गोली खाने से एक औरत का सारा सिस्टम खराब हो जाता है और तुम अभी औरत नहीं रही हो। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं कि मैं औरत नहीं रही? क्यों, क्या हुआ है मेरे साथ? तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जो सिस्टम औरत का था वह बिल्कुल खत्म हो गया है। अब न तो तुम बच्चे पैदा कर सकती हो और न ही तुम्हारे साथ कोई पुरुष शादी कर सकता है, और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में और भी बदलाव आएंगे और तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी उगने लगेगी, तुम्हारी आवाज भारी होने लगेगी, तुम्हारे वो सारे हिस्से जो तुम्हें औरत बनाते हैं, ऐसा रिश्ता खत्म होने लगेंगे। मैंने कहा, जैसे कैसे हो सकता है? आप क्या कह रही हैं कि ऐसी भी कोई दवाई होती है? उसने कहा कि हाँ, तुम्हें ऐसी ही दवाई दी गई है, तुम्हें बहुत अच्छे से मर्दों के हार्मोन खिलाए गए हैं। मैंने कहा कि लेकिन मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों करता? मैंने कभी उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे बाहर तुम्हारा साथ शादी करने के लिए बैठा है, अगर इसको यह सब पता चल गया तो यह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वैसे यह सब बताना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम बताओगी या नहीं बताओगी। मैंने कहा कि आप इनको कह देंगे कि अभी मुझे आराम की जरूरत है, मैं ऐसे कोई फैसला नहीं कर सकती। मैं बहुत घबरा गई थी, डर रही थी। मैंने डॉक्टर से बार बार पूछा था। उसने कहा कि यही है जो मैंने तुम्हें बताया है, यही सारी बात है। तुम चाहो तो किसी और डॉक्टर के पास चली जाओ, लेकिन यही सारी बात है। डॉक्टर ने मेरे होने वाले पति और माँ को कह दिया कि अभी शादी नहीं हो सकती, आप इसे आराम करवाएं, इसकी तबीयत बहुत खराब है। और मैं अपने घर चली गई। राहुल मेरे पास बैठा था, पर मैंने उसे कहा कि तुम भी अपने घर चले जाओ, मेहमानों को संभालो, अपनी माँ को संभालो, अभी मुझसे बात नहीं करो। वह भी बड़ा परेशान हो गया, लेकिन मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी। मेरी माँ जब मेरे पास बैठी तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। वह भी हैरान रह गईं और आज उन्होंने सीधा जाकर यह बात मेरे बाबा को भी बता दी। मेरे बाप ने कहा कि मुझे पहले इस बात से शक था कि यह जो आज ही चाहिए इसी तरह के इंसान है। यह कैसा था कि जो चीज़ मेरी होती है मैं उसे अपने साथ रखता हूँ, और जब मेरा दिल भर जाता है तो मैं उसे चीज को किसी और के काबिल नहीं छोड़ता। मुझे नहीं लगा था कि वह तुम्हारे बारे में भी इस तरह से सोचता होगा, लेकिन उसे की बहुत पुरानी आदत सी मुझे पसंद होती थी। वह इस्तेमाल के बाद उसको खत्म कर देता था, चाहे वह कोई फोन हो, चाहे कोई बड़ा सूट हो या कोई बड़ी गाड़ी हो, जबकि वह चीज बिल्कुल ठीक होती थी। मुझे लग रहा था कि उसने तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा किया होगा। तुमने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि मुझे क्या पता था कि वह मेरे साथ यह सब कुछ कर चुका है। अब मेरा क्या होगा? मेरी माँ ने कहा कि राहुल को यह सब नहीं बताओ और उससे शादी कर लो, लेकिन मैंने बता दिया। वह कहता है कि इलाज करवाएंगे, पर अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। अब उसका मेरे लिए प्रेम खत्म हो रहा है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी आवाज भी बदल गई है, मेरे सारे निजाम खराब हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल में बस अपनी बात को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वह मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। अब तो वह शादी की बात भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मेरा आप सबसे सवाल है, क्या चीज से मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मुझे उसको इस दुनिया से भेजने की सजा मिली? लेकिन उस वक्त तो मैं उसके साथ ठीक थी, फिर भी वह मेरे साथ यह सब करता रहा कि मुझे अपनी जिंदगी में भी रखा और मेरी जिंदगी को बर्बाद भी करता रहा। अब मैं पता नहीं कब मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी का कोई गुलाब नहीं उठा सकेगा। भरी जवानी में ही मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। आप लोग बताएंगे, क्या किसी औरत के साथ इस तरह करना चाहिए? जो मैंने किया वह गलत था, लेकिन वह तो पहले से ही मुझसे दुश्मनी निकाल रहा था।
मुझे तो नहीं पता कि मैं उसके लिए बुरी थी। फिर उसने मेरे साथ यह सब क्यों किया? ऐसे मानसिक रोगी शादी ही क्यों करते हैं? मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। शायद राहुल भी मेरे मरने का इंतजार कर रहा है, इसीलिए अपनी जुबान से नहीं कह सकता कि तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज्यादा दिन की मेहमान हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि किसी तरह मैं ठीक हो जाऊं, इंतजार ही कर सकती हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।